नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल कामिल एसएसटी क्लासेस में। टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझने में आता है तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, वो भी सब्सक्राइब करें। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था जो टॉपिक, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते। टॉपिक था आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में हमने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन 14 जुलाई 1789 एंड द काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन दिस टॉपिक आई डिस्क्राइब लॉट ऑफ काउजेज, बहुत सारे हमने काउजेज डिस्क्राइब किए थे, इकोनॉमिक काउजेज, सोशल काउजेज, और इसके अलावा वहाँ पर क्या वो रीजन्स थे। इसके अलावा एक टॉपिक हमने आपको ये भी डिस्क्राइब किया था कि उसके आउटब्रेक क्या रहे, यानी उस क्रांति के परिणाम क्या रहे। तो इसमें भी आपको पता चला था कि क्या क्या चेंजेस हुए, और वहाँ पर फ्रांस में एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया, ड्राफ्टेड किया गया। अब इसके बाद से हम अगला जो टॉपिक है वो आपका, आप लोग अपनी बुक ले लीजिए, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो सब अपनी बुक्स ले लीजिए और ये टॉपिक निकाल लीजिए, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मोनार्की क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। दोनों चीज़ों में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जानते, जैसे हमारे देश का एक संविधान है, उसके अकॉर्डिंग टू शासन चलाया जाता है। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जिसमें राजा जो है शासन करता है। तो इस व्यवस्था के तहत जब 1791 और 92 में जो फ्रांस में संविधान का खाका खींचा गया, उसमें क्या किया गया, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या था कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर राजा भी होगा और संविधान भी होगा। इसका मतलब था कि राजा के कुछ अधिकारों को संविधान के द्वारा सीमित कर दिया गया, यानी अब जो राजा अपना कार्य करेगा वो संवैधानिक दायरे में जाकर के काम करेगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा गया, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। इसमें क्या किया गया, जब नया संविधान बनाया गया तो उस संविधान में क्या किया गया, कुछ लोगों को वोट डालने का भी अधिकार दिया गया। तो उन्हें क्या कहा गया, एक्टिव मेंबर कहा गया। क्या कहा गया, एक्टिव मेंबर कहा गया। और जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था उन्हें पैसिव मेंबर कहा गया। अब बड़ी ही विडंबना इस बात की है कि जो फ्रांस में, आपने टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा कि जो फ्रांस में वोट डालने का अधिकार दिया गया था वो सारे लोगों को नहीं दिया गया था। ओनली मेंबर एज ऑफ एव द 25 ईयर्स, 25 साल के अधिक के मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अब आप पूछेंगे सारे जितने मेंबर उनके सभी 25 से होते, नहीं। एव द एज ऑफ 25 हु पेड द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट मिनिमम 3 days बैक्स ऑफ लेबर, यानी कम से कम 3 दिन की मजदूरी जितनी होती है किसी एक व्यक्ति की, उतनी मात्रा में अगर व्यक्ति सरकार को टैक्स चुकाता है तो ऐसे व्यक्ति को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। बाकी के अदर मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इवन इफ वुमेन आर आल्सो नेग्लेक्टेड फ्रॉम राइट टू वोट, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार उसमें नहीं दिया गया। तो बहुत ही कम हिस्से के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड के द्वारा क्या किया गया, राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। तो ये था उसका, बहुत सारे जो थे। अब इसमें आपके टॉपिक में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब देखिए इस क्रांति की जो सबसे बड़ी देन थी, सबसे बड़ी जो भूमिका थी अगर विश्व को, तो वो क्या थी, वो ये थी कि जो राइट्स हैं आपके, सिटीजन्स के राइट हैं, राइट ऑफ सिटीजन, यानी जो व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, ये फ्रांस की क्रांति की ही देन थी कि लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। बहुत सारे अधिकारों को खाका खींचा गया, राइट टू इक्वलिटी थी सभी लोगों को, यानी, और इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी की समानता, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाना, ये तमाम प्रकार के जो अधिकार थे वो फ्रांस की ही क्रांति की देन थी। लिबर्टी, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो अधिकार थे वो सब फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिए गए। तो इस तरीके से जो फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जहां पे राजा भी होगा और संविधान भी होगा। तो ये क्यों व्यवस्था की गई थी, इस व्यवस्था को इसलिए किया गया जिससे राजा अपनी मनमानी ना करे और संवैधानिक दायरे के अंतर्गत शासन करे, जिससे जो लोगों का भी भला हो। फिर इस व्यवस्था के बाद फिर से एक परिवर्तन आता है और अगला जो टॉपिक है आपका, फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक। फ्रांस जो है कैसा बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है, गणतंत्र कैसे बन जाता है।
1791 बट द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। यानी इतना सारा कुछ करने के बाद भी जो व्यवस्थाएं थी वो सुधरी नहीं। क्यों नहीं सुधरी? व्हाट इज द रीजन? उसका एकमात्र रीजन ये था, जो लुईस 16 जो किंग था उसने ऊपरी मन से तो एक्सेप्ट किया था संविधान को, लेकिन अपने आंतरिक मन से स्टार्ट नहीं, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। यही कारण था कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। और फ्रांस कैसे रिपब्लिक बनता? उसने क्या किया, जो पर्सिया का राजा था, पास का एक देश था पड़ोसी देश, उस राजा से उसकी आंध्र खाने जो है साठगांठ चल रही थी। अब इससे पहले कि पर्सिया का राजा कुछ कर पाता और आसपास के और देश थे उनसे, उनका भी ऑस्ट्रिया था उसका भी था, इससे पहले वो कुछ कर पाते, जो नेशनल असेंबली थी उसने वोटेड करके 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राजा चाहता था, और आज पर्सिया और ऑस्ट्रिया के राजा ही क्यों चाहते थे कि हम फ्रांस के राजा की हेल्प करें? बहुत बड़ा रीजन ये था। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को कम करके नहीं देखना चाहता है, क्योंकि जो ड्राफ्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मोनार्की के पावर कम कर दिए गए थे। अब ऑस्ट्रिया और आपका जो दूसरा देश था आपका क्या नाम इसका, पर्सिया, ये जो दो कंट्रीज थे इसमें मोनार्की थी, यानी राजतंत्र था। तो राजा को ये लगता था कि जिस तरीके से फ्रांस में जनता वहां पर सक्सेसफुल हो गई है और वहां पर संविधान का ड्राफ्टेड कर दिया गया और राजाओं के अधिकारों की कटौती कर दी गई है, अगर समय रहते राजा की मदद करके दोबारा से पूरी वही पुरानी व्यवस्था को नहीं लागू किया गया तो आने वाले समय में हमारे देश की जनता भी विद्रोह कर देगी और यहाँ पर भी एक संविधान बना दिया जाएगा और यहाँ पर भी राजा लोगों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। इस तरीके से उन्हें अपने अधिकारों का दायरा कैसा लगा, खतरे में पड़ता हुआ दिखा। इस वजह से वो लुईस 16 यानी लुईस 16वां जो राजा था फ्रांस की, उसकी मदद करना चाहते थे, बट ही कुड नॉट डू सो दैट बिकॉज बिफोर ही कुड डू दैट नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली ने उसके खिलाफ, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और वो इस युद्ध में जो बहुत सारे जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया और वो युद्ध जीता थे। उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने जो वॉलेंटियर्स जो युद्ध नेशनल असेंबली लड़ा था उसमें क्या डिक्लेयर किया, दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। ये जो है निरंकुश राजाओं के खिलाफ युद्ध है पूरे यूरोप में और ये लोगों की भलाई के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। द रिवॉल्यूशनरी वार्स brought losses and economic difficulty to the people while the men were away fighting at front, women were left to cope with the task of earning। जहां पुरुष युद्ध में लड़ने का काम कर रहे थे वहां महिलाओं ने भी इस युद्ध में योगदान दिया, वो घर पे मोर्चा संभाले हुए, इसके अलावा युद्ध संबंधी जरूरतों को भी पूरा कर रही थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसका एक मेन रीजन क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में ड्राफ्टेड किया गया था फ्रांस का, उससे सारे लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए भी ये युद्ध लड़ा गया जिससे राजा के पावर्स को और कम कर दिया जाए। तो ये था आपका, जब युद्ध हो जाता तो रिपब्लिक का मतलब क्या था, जनता चाहती थी कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। रिपब्लिक का मतलब क्या था, गणतंत्र यानी जनता का शासन। अगला टॉपिक आपका जैकोबिन एंड द न्यू गवर्नमेंट। ये आपका टॉपिक है। आपका अगला टॉपिक देखिए, जैकोबिन एंड द न्यू गवर्नमेंट। अब बात आती जैकोबिन क्या थे। जैकोबिन क्या था, जैकोबिन वाज द पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और अ क्लब। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम था, एक क्लब का नाम था जिसका नाम जैकोबिन पड़ा, जिसमें सारे मेंबर्स जो है ज्वाइन होते थे एक पॉलिटिकली एक्टिविटीज से रिलेटेड, जिसमें जो है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी किया करते थे। तो ये उस समय का, यानी जब ये रिपब्लिक बना था इन जैकोबिन के नेतृत्व में, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था तो उन्हीं के नेतृत्व में बना, तो उस समय का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप जो है जैकोबिन क्लब के लोग ही हुआ करते थे। इट वॉज फॉर्म इन वर्साइल। ये कहाँ पर घोषित किया गया था, वर्साइल में, जो वर्साइल का महल था वहां पर द एस्टेट जनरल ऑफ 1789 1789 के एस्टेट जनरल की मीटिंग में। मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट मीटिंग वर सीक्रेटिव। इनकी जो प्रारंभिक जो मीटिंग्स थी वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें थी। इनका जो लीडर्स थे, उनमें लीडर्स के नाम आपकी बुक में दिए गए, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर थे, इसके अलावा एवी जॉर्जी थे। ये इस क्लब के इंपॉर्टेंट लीडर्स था। अब बात आती है इस क्लब में लोग कौन कौन थे। जैकोबिन क्लब जो था वो मध्यम वर्गीय लोगों का क्लब था। मिडिल क्लास पीपल इसमें बिलोंग करते थे, खास तौर से आर्टिजन,
ट्रेडर्स, मिडिलमैन, डेली वेज वर्कर्स। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता था, सैन्स कुलात के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैकोबिन क्लब क्या था। तो जैकोबिन क्लब हमने आपको बताया एक पॉलिटिकली ग्रुप था जिसके में पॉलिटिकल एक्टिविटीज किया करते थे, और उसमें मेंबर्स कौन कौन से थे, मिडिल क्लास के लोग थे, ट्रेडर्स थे, डेली वर्कर्स थे, यानी सबसे गरीब परिवार के लोग थे, वो भी इस क्लब के मेंबर हुआ करते थे। तो ये आपका हो गया। तो इनकी क्या इच्छाएं थी कि एक नया जो है संविधान ड्राफ्टेड किया जाए जिसके तहत संविधान में एक नई व्यवस्था हो जिससे हम जिसे रिपब्लिक बन जाए। तो इसके मेंबर धीमे धीमे क्या करते थे, साथ के साथ वर्क कर करके और लोगों का अपनी विचारधाराओं को फैलाते थे। अब इसके बाद आते ये लोग पहनते, इनकी एक अलग, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स इनकी एक अलग वो थी वेशभूषा। ये रेड कैप लगाते थे सर पे और अंदर तक ब्रीचेस पहनते थे, जैसे क्या बोलते थे, घुटन्ना बोलते थे। तो ये घुटन्ना वाले भी बोले जाते थे कभी कभी, तो आपकी बुक में दिया गया है। तो इस तरीके के इनके अलग, और ये जो रेड कैप लगाते थे वो क्या था उस समय, देखिए आपको अगले जब इसमें पढ़ेंगे बहुत सारे सिम्बल्स थे। तो जो रेड कैप था वो ये था कि अब हम गुलाम नहीं है, गुलामी से आज़ादी वाला जो काम था, तो जो गुलामी से आज़ाद हो जाते थे वो रेड कैप पहनते। तो इनका मतलब ये था कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम लोग आज़ाद हैं। तो इस तरीके के सिम्बलाइज, ये स्वतंत्रता के क्या थे, एक तरीके से स्वतंत्रता की निशानी थी इनके लिए। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी। अब बात आती है इसमें आगे समर 1792 में समर में क्या हुआ, जैकोबिन प्लान एंड इंसरप्शन विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस। उसी समय क्या हुआ कि जो भोजन की कमी थी और इसके अलावा जो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, उसके कारण उन्होंने क्या किया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द टुलरीज, मैस्कर द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ के हॉस्टेज। उन्होंने राजा को गुलाम बना दिया, उसके गार्ड्स वगैरह को हत्या कर दी। इसके अलावा लेटर द असेंबली वोटेड द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 20 इयर्स एंड एबव। इसमें क्या किया गया, यानी जैकोबिन क्लब की सबसे बड़ी ध्यान ये रही कि 21 ईयर्स से ऊपर के जितने भी मेंबर्स थे सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया। एक नई जो है नेशनल कन्वेंशन, इस असेंबली को न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड नेशनल कन्वेंशन। अब आपका एक टॉपिक पूछा जा सकता है नेशनल कन्वेंशन क्या था, ये भी एक नेशनल असेंबली की तरह था। पहले तो नेशनल असेंबली सिलेक्टेड की गई थी। जो जैकोबिन क्लब की क्रांति के बाद, अगस्त क्रांति के बाद जो क्लब क्या नाम, जो असेंबली डिक्लेयर की गई वो नेशनल कन्वेंशन के नाम से जानी गई, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें क्या किया गया, एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब ये क्रांति सफल हो जाती, फ्रांस को ये गणतंत्र घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। जो लुइस 16 था और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट जो उसकी पत्नी थी, उन दोनों को 21 जनवरी 1793 हैंग, उन्हें दोनों लोगों को साथ साथ फांसी की सजा दे दी गई। इस तरीके से लुइस 16 और उसकी पत्नी को फांसी की सजा हो जाती है और ये क्रांति वहां से समाप्त होती है। और फ्रांस, जहां पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समाप्त होने के बाद फ्रांस क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है। और यहाँ पर शासन किनका आ जाता है, जैकोबिन क्लब का शासन आ जाता है। जो जैकोबिन क्लब पॉलिटिकल पार्टी थी उसका शासन आ जाता है। लेकिन अब देखिए एक अगला फिर चेंज आता है, जैकोबिन के लोगों ने भी फ्रांस में शासन सही से नहीं किया। जैकोबिन गवर्नमेंट जैसे 1793 में आई तो उसने भी बहुत सारे संवैधानिक चेंजेस किए, लोगों को फोर्स कर दिया कि वो किस तरीके संवैधानिक, लोगों को जैसे उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। एक नया इसमें शासन स्टार्ट हो जाता है जैकोबिन क्लब का, जिसे बोला जाता है, ये फ्रांस के समय में सबसे ज़्यादा खतरनाक शासन था, जिसे आतंक का समय बोला जाता है, रेन ऑफ टेरर। जो जैकोबिन्स का क्लब, क्योंकि जैकोबिन क्लब हालांकि पहले तो क्या था, इक्वलिटी के समर्थक था, लेकिन बाद में उसकी विचारधारा बदलती गई। उस बदली हुई विचारधारा के कारण इन्होंने इतने लोगों पे जुल्म किए कि लोग धीमे धीमे इनसे खिलाफ हो गए और फ्रांस में भय का माहौल बन गया। एक तरीके चारों तरफ फियर ही फियर था, बहुत ज्यादा लोग भयभीत थे, आतंकित थे। इस शासन को क्या कहा गया, इस शासन को क्या कहा गया, द रेन ऑफ टेरर। क्योंकि 17, अब ये रेन ऑफ टेरर कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से जैकोबिन ने शासन स्टार्ट किया 1793 से और 1794 तक, 1794 तक ये शासन चला। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस रहे हैं। जो भी क्रांति के एनिमीज थे, रिवॉल्यूशन के एनिमीज थे, उन सभी को हैंग कर दिया गया, फांसी सजा कर दी गई। और इसमें एक टॉपिक दिया गया गिलोटिन। हम गिलोटिन को जानना चाहेंगे। सबसे पहले गिलोटिन क्या होती है, कोई भी जानता हो तो कमेंट करके बता देना।
गिलोटिन एक मशीन होती थी, उसमें बहुत शार्प ब्लेड लगा होता था। तो जो भी व्यक्ति जैकोबिन क्लब की विचारधारा के खिलाफ जाता था, उस ब्लेड पर उसकी गर्दन रखी जाती थी, ऊपर से दूसरा ब्लेड लगा दिया जाता था और उसकी गर्दन काट दी जाती थी। तो ये था जैकोबिन क्लब का काम। इनका क्या था? ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble, clergy, members of other political party, even members of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal। जो लोग पुराने पादरी थे, राजा के मंत्री थे, या जो भी क्रांति के खिलाफ थे, इवन इफ द मेंबर ऑफ इट्स सेल्फ पार्टी, इस पार्टी के स्वयं के मेंबर भी जो इस विचारधारा का विरोध करते तो उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चला करके उन सभी को जो है सजाएं बोल दी गई। दूसरा, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को बुक से अलग नोट कर लेना। गिलोटिन का भी हमने आपको बता दिया, अगर वो गिल्टी पाए जाते थे, अगर वो पाए जाते थे वो अपराधी हैं किसी भी तरीके से, अपराधी तो ढूंढ ही लिए जाते थे क्योंकि गवर्नमेंट उनके थे, तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता था कि हाँ ये अपराधी हैं, तो उन्हें गिलोटिन प्रक्रिया से गुजारा जाता था। गिलोटिन क्या थे अभी हमने आपको बताया, एक मशीन थी, क्योंकि इसका इन्वेंशन किसने किया था? डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर। तो इस व्यवस्था का जनक कौन था? रॉबर्सपियरे। The new government issued laws placing a maximum ceiling on wakes and price। उसने क्या था? एक नया कानून पारित किया जिसे क्या बोला? सीलिंग ऑन वेक्स एंड प्राइस, कि दैनिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए और वस्तुओं की कीमत कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें फिक्स कर दें। गेहूं 5 रुपए किलो बिकेगा तो 5 रुपए किलो ही बिकेगा। उन्होंने कहा घी 1 रुपए किलो बिकेगा तो इससे ज्यादा कोई नहीं बेच सकता है। तो इस तरीके के उन्होंने कानून। मीट एंड ब्रेड पर राशन, और मीट और राइस, उन्होंने जो ब्रेड का क्या कहते हैं राशन कर दिया, सभी चीजें जो है आप कहीं बाहर नहीं मिल सकती हैं। पेजेंट वर फोर्स टू ट्रांसफर देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस फिक्स किए गए थे उसके तहत ही पेजेंट अपनी जो है फसलों को बेच सकते थे, उससे ज़्यादा अपनी फसलों को नहीं बेच सकते थे। यानी किसानों को भी मजबूर किया गया कि आप एक निश्चित दाम पर ही अपनी फसलों को बेच सकते हैं। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग फ्रांस में ऊंच नीच की भावना जो थी हर देश में होती है, तो अच्छे लोग थे, ऊपरी तबके के लोग, वो एक अच्छे प्रकार का आटा जो इस्तेमाल किया करते थे, तो उस पर भी रोक लगा दी गई इस रॉबर्सपियरे ने कि नहीं, आप पूरा फ्रांस एक ही प्रकार का आटा इस्तेमाल करेगा, इक्वालिटी ब्रेड, यानी रोटी सभी लोग एक ही तरीके खाएंगे। काम तो उसने अच्छा किया था, लेकिन ये कैसा काम लागू किया गया? फोर्सफुली काम लागू किया। भाई खाने पीने की तो आज़ादी होनी चाहिए थी, इसलिए इससे लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस किए थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ऑन जुलाई 27, 1794 रॉबर्सपियरे वाज एक्यूज्ड ऑफ टिनरी। रॉबर्सपियरे एक तानाशाही के जुर्म में 27 जुलाई 1794 ईस्वी को गिलोटिन की प्रक्रिया के लिए गुजारा गया। और वो यहाँ तक कि जिन्होंने लाखों लोगों को गिलोटिन की प्रक्रिया से गुजारा था, बहुत सारे लोगों को गिलोटिन किया था, गर्दन कलम की थी, लास्ट में रॉबर्सपियरे की भी गर्दन कट जाती है। इस तरीके से जो फ्रांस में आतंक का माहौल था, रेन ऑफ टेरर था, वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझने में आया, ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, रेन ऑफ टेरर। तो आपको बच्चों में उम्मीद है ये समझने में आया होगा, और अगर आपको समझने में आया है तो आप जरूर लाइक करें, और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें अगर कहीं आपको समझने में नहीं आया। ओके बच्चों, बाय बाय।